नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकरा दिया, मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से 4 करोड़ 31 लाख राम पत्रक में लिखवाकर अयोध्या भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति ने 21 दिनों का श्री राम महोत्सव का आयोजन किया है और समिति के पदाधिकारियों और स्वयंसेवक लोगों को राम नाम का पत्रक बांट रहे लोगों से कहा जा रहा है कि इस पर 108 बार राम नाम लिखकर उन्हें वापस कर दें। वहीं छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का प्रबंध समिति की जिम्मेदारी कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के हाथों में है और इस समिति के संरक्षक मंदिर में भी कमलनाथ ने ही मंदिर बनवाया था। समिति की कोशिश है कि राम नाम के इस रिकॉर्ड संग्रह को प्रमाण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान ही अयोध्या पहुंचाया जाएगा। कमलनाथ इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं ये वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए आयोजन कांग्रेस की रीति नीति से मेल नहीं खा रहा है। वहीं समिति के पदाधिकारी का कहना है कि ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, राम सबके हैं, इस आयोजन को सियासी चश्मे से न देखा जाए। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। अखिलेश यादव जबलपुर में करीब 4 घंटे तक रुके। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही सीट शेयरिंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा ठीक से हुआ है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का काम करेगी। में गुजारा, लेकिन बहुत ही पुराना और यादगार समय गुजरा है। जो हमारे संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल से लेकर के आखिरी पेजों तक देखेंगे तो उन पेजों पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखेगा। और यूं कहें हम कि संविधान की आत्मा में राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। आज ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चले और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं, जो वर्षों से जिन लोगों को हक और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे, हमारे संविधान को और गहराई से समझेंगे। एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला जिस परिवार के घर पर इतिहास छिपा हुआ है। देश के बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ आए और उनका संबंध रहा यहाँ से। और मैं खुद इस जानकारी के लिए नया हूँ कि हर पेज पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद देश जानेगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इधर भोपाल गैस त्रासदी मामले में दोषी 9 अधिकारियों को फौरी तौर पर राहत मिली है। अदालत की अवमानना मामले में दोषी अधिकारियों को सजा को लेकर हाईकोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं लिया है। कोर्ट ने अब दोषी अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला लेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी 2024 को होगी। आपको बता दें कि पीड़ितों के इलाज, पुनर्वास संबंधी आदेश का पालन नहीं करने और कोर्ट के आदेश पर अमल न करने वाले 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फौरी तौर पर अधिकारियों को राहत देते हुए पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद फैसला लेने का निर्णय लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 9 लोगों को अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया था। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के पश्चात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और जिसे अपार जन समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से हम सभी इस यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा प्रारंभ हुई, जिसने देश भर के कांग्रेस नेता और हजारों आम नागरिक जन मौजूद रहे। मणिपुर के इम्फाल से लेकर मुंबई तक 6700 किलोमीटर गुजरेगी। 20 मार्च को समापन होगा और ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी की इस यात्रा से देश में नया बदलाव होगा, एक नया संदेश जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रभाव देश के गरीब, युवा, माता बहनों को न्याय दिलाने की यात्रा है। हमारे नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे और उन सब की भावनाओं को सुनेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में न्याय का एजेंडा बनाकर जनता के बीच
चुनाव में जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का आदि गुरु शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर का निर्माण अधूरा है, पूर्ण मंदिर निर्माण में अभी काफी समय है और फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का उचित समय राम नवमी है तो इसी दिन ही होना चाहिए। भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए राम मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर देश की जनता की भावनाओं से खेलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामनवमी उनको करना चाहिए। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूं कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते, पता है, सब बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह से सिर्फ मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर, सिर्फ भावना, देश की जनता में भावनाओं से खेलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि देश की जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से जनता जूझ रही है, उनके पास ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे हटकर निश्चित रूप से न्याय यात्रा बिल्कुल सफल रहेगा और ऐतिहासिक रहेगा। इधर विष्णुदेव साई कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मति भ्रम की शिकार है। कैबिनेट की बैठक मात्र औपचारिकता वश की जा रही है। और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कैबिनेट की 6 बैठकों के अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन एक भी नीतिगत फैसला कैबिनेट में नहीं लिया गया। न ही महतारी वंदन योजना की बात कैबिनेट में की गई। धान की खरीदी अंतिम चरण में है। मोदी की गारंटी 3100 धान की कीमत देने की जो बात थी, उसमें कोई फैसला नहीं किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री कभी कहते हैं कि घर में घुस के नक्सलियों को मारेंगे, कभी कहते हैं वीडियो कॉलिंग से बात करेंगे। नक्सलवाद में कोई नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं बना पाई है। कुल मिलाकर जितने भी वादे घोषणा पत्र में किए गए थे, जो मोदी की गारंटी जनता के सामने पेश की गई थी, उसे एक भी पूर्ण रूप से पारित नहीं किया गया। कैबिनेट की बैठक मात्र दिखावे के लिए प्रति सप्ताह की जा रही है और ये मात्र औपचारिकता है। विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक सिर्फ औपचारिकता मात्र दिखती है। 6 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है 1 महीने में, लेकिन एक भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो इनकी योजनाओं को पूरा करता हुआ दिखे, जो सरकार के विजन को दिखाए। अब देखिए, धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है। जो इनकी पहली गारंटी थी मोदी की गारंटी में कि 3100 में धान खरीदी करेंगे, एक साथ भुगतान करेंगे, कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। महतारी बंधन के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। 500 में गरीबों को सिलेंडर देने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है। बिजली बिल आधा आगे जारी रखने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है। तो नक्सलवाद के बारे में इनकी कोई नीति नहीं है। कभी गृह मंत्री बोलते हैं कि इनको घर में घुस के मारेंगे, कभी बोलते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे बात करेंगे। कैबिनेट में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ औपचारिकता मात्र है और यह सरकार मति भ्रम की शिकार है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति आज छत्तीसगढ़ पहुंची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज राज्य अतिथि गृह पहुना में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति लेकर राजधानी रायपुर पहुंचे। राम भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र ज्योति कलश सौंपा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजधानी रायपुर के श्री राम मंदिर में ज्योति कलश को रखा जाएगा, जहां से प्रदेश भर में पावन ज्योति भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेशवासियों से घर घर ज्योति जलाने की अपील की। अयोध्या धाम से पावन ज्योति लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे राम भक्तों ने मुख्यमंत्री साय को बताया कि राम भक्तों का 7 सदस्यीय दल राम जन्मभूमि से ज्योति कलश लाने गया था। इधर कलेक्टर जन चौपाल वृद्ध महिला कमरुनिसा ने आज कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह से मिलकर सुनने में हो रही तकलीफ की बात बताई। अपने पति के साथ पहुंची महिला की पीड़ा को कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ सुना और समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को इनकी जांच कर सहायता के लिए कहा। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के अनुरूप हर जरूरतमंद व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ तत्काल सहायता पहुंचाना सभी की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इस दिशा में त्वरित पहल हमेशा होनी चाहिए। जन चौपाल में ही महिला के श्रवण शक्ति परीक्षण में पाया गया कि महिला को सुनने की ये तकलीफ हियरिंग एड
मिल जाने से दूर हो सकती है। और ये जानकर कलेक्टर ने तत्काल हियरिंग एड मांगकर कमरुन्निसा को दिया। कमरुन्निसा और उनके पति ने इस सहृदयता और तत्काल सहायता के लिए कलेक्टर डॉक्टर सिंह और उनकी टीम का आभार ज्ञापित कर हियरिंग एड मशीन के साथ कलेक्टोरेट से विदा ली। तो आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को कमरुन्निसा की जांच के लिए जिस तरह से कहा गया, बुजुर्ग महिला कमरुन्निसा ने डीएम के यहाँ अपनी फरियाद लगाई थी और जन चौपाल के माध्यम से डीएम गौरव कुमार ने महिला को तुरंत हियरिंग एड दी जाने की बात कही और उनकी उपयुक्त सहायता करने की भी बात कही। बाद में महिला को अधिकारियों की जांच के बाद ये पाया गया कि उन्हें सुनने में कोई तकलीफ है और जिसके बाद उन्हें हियरिंग एड देने के बाद वहां से विदा किया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज नेवरा के गांधी चौक में स्थित हनुमान और जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री वर्मा ने भगवान श्री जगन्नाथ और हनुमान जी की पूजा कर राज्य के लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने राज्य के निवासियों से अपील की है कि अपने आसपास के मंदिरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकरा दिया, मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से 4 करोड़ 31 लाख राम पत्रक में लिखवाकर अयोध्या भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति ने 21 दिनों का श्री राम महोत्सव का आयोजन किया है और समिति के पदाधिकारियों और स्वयंसेवक लोगों को राम नाम का पत्रक बांट रहे। लोगों से कहा जा रहा है कि इस पर 108 बार राम नाम लिखकर उन्हें वापस कर दें। वहीं छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का प्रबंध समिति की जिम्मेदारी कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के हाथों में है और इस समिति के संरक्षक मंदिर में भी कमलनाथ ने ही मंदिर बनवाया था। समिति की कोशिश है कि राम नाम के इस रिकॉर्ड संग्रह को प्रमाण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान ही अयोध्या पहुंचाया जाएगा। कमलनाथ इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं ये वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए आयोजन कांग्रेस की रीति नीति से मेल नहीं खा रहा है। वहीं समिति के पदाधिकारी का कहना है कि ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, राम सबके हैं, इस आयोजन को सियासी चश्मे से न देखा जाए। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। अखिलेश यादव जबलपुर में करीब 4 घंटे तक रुके। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही सीट शेयरिंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा ठीक से हुआ है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का काम करेगी। में गुजारा, लेकिन बहुत ही पुराना और यादगार समय गुजरा है। जो हमारे संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल से लेकर के आखिरी पेजों तक देखेंगे तो उन पेजों पे राम मनोहर लिखा हुआ दिखेगा। और यूं कहें हम कि संविधान की आत्मा में राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। आज ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चले और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं, जो वर्षों से जिन लोगों को हक और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे, हमारे संविधान को और गहराई से समझेंगे। एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला जिस परिवार के घर पर इतिहास छिपा हुआ है। देश के बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ आए और उनका संबंध रहा यहाँ से। और मैं खुद इस जानकारी के लिए नया हूँ कि हर पेज पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद देश जानेगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
इधर भोपाल गैस त्रासदी मामले में दोषी 9 अधिकारियों को फौरी तौर पर राहत मिली है। अदालत की अवमानना मामले में दोषी अधिकारियों को सजा को लेकर हाईकोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं लिया है। कोर्ट ने अब दोषी अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला लेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी 2024 को होगी। आपको बता दें कि पीड़ितों के इलाज, पुनर्वास संबंधी आदेश का पालन नहीं करने और कोर्ट के आदेश पर अमल न करने वाले 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फौरी तौर पर अधिकारियों को राहत देते हुए पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद फैसला लेने का निर्णय लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 9 लोगों को अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया था। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के पश्चात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और जिसे अपार जन समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से हम सभी इस यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा प्रारंभ हुई, जिसने देश भर के कांग्रेस नेता और हजारों आम नागरिक जन मौजूद रहे। मणिपुर के इम्फाल से लेकर मुंबई तक 6,700 किलोमीटर गुजरेगी। 20 मार्च को समापन होगा और ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी की इस यात्रा से देश में नया बदलाव होगा, एक नया संदेश जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रभाव देश के गरीब, युवा, माता बहनों को न्याय दिलाने की यात्रा है। हमारे नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे और उन सब की भावनाओं को सुनेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में न्याय का एजेंडा बनाकर जनता के बीच चुनाव में जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का आदि गुरु शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर का निर्माण अधूरा है, पूर्ण मंदिर निर्माण में अभी काफी समय है और फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का उचित समय राम नवमी है तो इसी दिन ही होना चाहिए। भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए राम मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर देश की जनता की भावनाओं से खेलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामनवमी उनको करना चाहिए। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते, पता है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह से सिर्फ मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर, सिर्फ भावना, देश की जनता में भावनाओं से खेलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि देश की जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से जनता जूझ रही है। उनके पास ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे हटकर निश्चित रूप से न्याय यात्रा बिल्कुल सफल रहेगा और ऐतिहासिक रहेगा। इधर विष्णुदेव साई कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मति भ्रम की शिकार है। कैबिनेट की बैठक मात्र औपचारिकता वर्ष की जा रही है और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कैबिनेट की 6 बैठकों के अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन एक भी नीतिगत फैसला कैबिनेट में नहीं लिया गया। न ही महतारी वंदन योजना की बात कैबिनेट में की गई। धान की खरीदी अंतिम चरण में है। मोदी की गारंटी 3100 धान की कीमत देने की जो बात थी, उसमें कोई फैसला नहीं किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री कभी कहते हैं कि घर में घुस के नक्सलियों को मारेंगे, कभी कहते हैं वीडियो कॉलिंग से बात करेंगे। नक्सलवाद में कोई नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं बना पाई है। कुल मिलाकर जितने भी वादे घोषणा पत्र में किए गए थे, जो मोदी की गारंटी जनता के सामने पेश की गई थी, उसे एक भी पूर्ण रूप से पारित नहीं किया गया। कैबिनेट की बैठक मात्र दिखावे के लिए प्रति सप्ताह की जा रही है और ये मात्र औपचारिकता है। विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक सिर्फ औपचारिकता मात्र दिखती है। 6 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है 1 महीने में, लेकिन एक भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो इनकी योजनाओं को पूरा करता हुआ दिखे, जो सरकार के विजन को दिखाए। अब देखिए, धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है। जो इनकी पहली गारंटी थी मोदी की गारंटी में कि 3100 में धान खरीदी करेंगे, एक साथ भुगतान करेंगे, कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। महतारी बंधन के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। 500 में गरीबों को सिलेंडर देने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है। बिजली बिल आधा आगे जारी रखने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है।
तो नक्सलवाद के बारे में इनकी कोई नीति नहीं है। कभी गृह मंत्री बोलते हैं कि इनको घर में घुस के मारेंगे, कभी बोलते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे बात करेंगे। कैबिनेट में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ औपचारिकता मात्र है और यह सरकार मति भ्रम की शिकार है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति आज छत्तीसगढ़ पहुंची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज राज्य अतिथि गृह पहुना में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति लेकर राजधानी रायपुर पहुंचे। राम भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र ज्योति कलश सौंपा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजधानी रायपुर के श्री राम मंदिर में ज्योति कलश को रखा जाएगा, जहां से प्रदेश भर में पावन ज्योति भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेशवासियों से घर घर ज्योति जलाने की अपील की। अयोध्या धाम से पावन ज्योति लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे राम भक्तों ने मुख्यमंत्री साय को बताया कि राम भक्तों का 7 सदस्यीय दल राम जन्मभूमि से ज्योति कलश लाने गया था। इधर कलेक्टर जन चौपाल वृद्ध महिला कमरुनिसा ने आज कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह से मिलकर सुनने में हो रही तकलीफ की बात बताई। अपने पति के साथ पहुंची महिला की पीड़ा को कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ सुना और समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को इनकी जांच कर सहायता के लिए कहा। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के अनुरूप हर जरूरतमंद व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ तत्काल सहायता पहुंचाना सभी की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इस दिशा में त्वरित पहल हमेशा होनी चाहिए। जन चौपाल में ही महिला के श्रवण शक्ति परीक्षण में पाया गया कि महिला को सुनने की ये तकलीफ हियरिंग एड मिल जाने से दूर हो सकती है और ये जानकर कलेक्टर ने तत्काल हियरिंग एड मांगकर कमरुनिसा को दिया। कमरुनिसा और उनके पति ने इस सहृदयता और तत्काल सहायता के लिए कलेक्टर डॉक्टर सिंह और उनकी टीम का आभार ज्ञापित कर हियरिंग एड मशीन के साथ कलेक्टोरेट से विदा ली। तो आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को कमरुनिसा की जांच के लिए जिस तरह से कहा गया, बुजुर्ग महिला कमरुनिसा ने डीएम के यहाँ अपनी फरियाद लगाई थी और जन चौपाल के माध्यम से डीएम गौरव कुमार ने महिला को तुरंत हियरिंग एड दी जाने की बात कही और उनकी उपयुक्त सहायता करने की भी बात कही। बाद में महिला को अधिकारियों की जांच के बाद ये पाया गया कि उन्हें सुनने में कोई तकलीफ है और जिसके बाद उन्हें हियरिंग एड देने के बाद वहां से विदा किया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज नेवरा के गांधी चौक में स्थित हनुमान और जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री वर्मा ने भगवान श्री जगन्नाथ और हनुमान जी की पूजा कर राज्य के लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने राज्य के निवासियों से अपील की है कि अपने आसपास के मंदिरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्टेट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के उस पार